गुड मॉर्निंग। मैं विकास पांडे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू पावर क्वालिटी सब्जेक्ट में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटरनेशनल पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन। इंटरनेशनल पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यानी कि उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं और उसके रेगुलेशन क्या हैं। जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वैसे ही इसके भी कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल पावर क्वालिटी है, जैसे हम लोगों को पता है कि ये इंटरनेशनल की कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम लोग जानते हैं IEEE जिसका नाम होता है। तो इसी तरह इसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं IEEE में, जो IEEE स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। IEEE स्टैंडर्ड्स। देयर आर सर्वल कई तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके नाम डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं, पहला होता है IEEE पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जैसे इसमें हार्मोनिक्स की, हम लोग जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं इसमें हार्मोनिक्स की एनालिसिस करते हैं। उसके एनवायरनमेंट्स कितने होंगे, उसके मेथोलॉजी क्या है, लिमिट्स क्या है, टेस्ट मेजरमेंट क्या है, आपका वोल्टेज का वेरिएशन कितना हो रहा है, करंट का वेरिएशन क्या हो रहा है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, आपका उसके कर्व्स कैसे आ रहे हैं, इंक्रीजिंग फॉर्म में आ रहा है, डिक्रीजिंग फॉर्म में आ रहा है, आपके डिफरेंट जैसे IC होती है वैसे ही इसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन जो बनते हैं वो फ्लक्चुएटिंग कंडीशन के लिए भी होते हैं। और हर डिफरेंट पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जितने भी नाम दिए गए हैं उनके डिफरेंट वर्क है। जैसे कि जब आप पढ़ते हो IEEE पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो उसके अंदर क्या आता है, पहला नाम होता है IEEE पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इसको अप्रॉक्सीमेट सभी लोग जानते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी उसके पैरामीटर्स हैं, जितने भी उसके रूल्स हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, उन सबको कवर अप किया जाता है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दूसरा नाम होता है आपका IEEE पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। दूसरा नाम इसका है इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन जैसे हम लोग कहते हैं कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे होते हैं, वैसे ही हम लोगों का पावर क्वालिटी का एक सिस्टम होता है रीस्ट्रक्चरिंग डीरेगुलेशन ऑफ पावर सिस्टम, जिसमें हम लोग पूरा पावर सिस्टम का रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कब आया, कब उसको रिन्यूअल किया गया, कब स्टार्ट हुआ था, कब उसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक किया गया था, इन सब की हम लोग एनालिसिस करते हैं। अब तीसरा नाम है उसका IEEE पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का। IEEE पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का तीसरा नाम है, ये यूज होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स
और जो आपका मटेरियल होता है उन सब के लिए यूज किया जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका नाम होता है सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल इंटरनेशनल। ये सारे जितने नाम बने हैं ये उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर अप करता है, तो दूसरा रूल्स रेगुलेशन को या कमीशन को आपको कंट्रोलिंग करता है, तीसरा आपको सेमीकंडक्टर के लिए करता है, मटेरियल के लिए करता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक आपका बना था, फिर आपका एक हारमोनिक्स के लिए जिसको आप पढ़ते हो उसके लिए, फिर उन सब की मॉनिटरिंग के लिए एक सिस्टम बन गया। और फिर आपने क्या किया था, उनकी मॉनिटरिंग जब की थी तो डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए, इंडस्ट्रियल प्लांट के लिए। जैसे कि हम लोगों के 2 प्लांट्स होते हैं, आपका एक प्राइवेट सेक्टर होता है, एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है। फिर उसके बाद आपने पावर क्वालिटी के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जो डिफरेंट ईयर्स में चले आए। यही होते हैं आपके पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब रीस्ट्रक्चरिंग डे रेगुलेशन तो पहला एक्ट जो आया था वो 2003 में आया था। 2003 में फिर उसको ब्रेकअप किया गया था। ब्रेकअप करके उसको कई पार्ट्स में देखा गया। फिर उसमें आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखा जाता था कि फ्यूचर में क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, कितने की कमी है। जैसे आजकल हम लोग सोलर पे वर्क कर रहे हैं, तो सोलर पे वर्क इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ का लॉस हो रहा है तो उसको कंप्लीट करने के लिए दूसरे के रिक्वायरमेंट्स के थ्रू उसको पूरा किया जाए। क्योंकि हर चीज़ की लिमिट हर पार्ट एक लिमिटेड पार्ट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो लिमिटेड नहीं है, जो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है या हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो मे बी ऐसा हो सकता है हमें ज़्यादा मिल जाए, मे बी ऐसा हो सकता है कि उसकी वो हमें कम मिले। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था, जब कार्स वगैरह स्टार्ट की थी तो हम लोग सिर्फ पेट्रोल और डीजल पे डिपेंड हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया, उसको सीएनजी में कन्वर्ट किया गया। फिर जब वो स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं देने लगी, फिर उसको हम लोगों ने एलपीजी में कन्वर्ट किया। जब वो भी नहीं हमें एलपीजी में, उसके बाद अब आजकल किस पे काम चल रहा है, सोलर पे काम चल रहा है। इन केस ऑफ अगर इसकी भी शॉर्टेज पड़ने लगेगी तो हम लोग सोलर से वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, जिस पे काम हो चुका है अप्रॉक्सीमेट। तो इसी तरह से IEEE का तीसरा होता है सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल इंटरनेशनल। चौथा नाम होता है आपका पावर क्वालिटी का IEEE पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात की, फिर आपने कमीशन के बारे में बात की, फिर आपने बात की सेमीकंडक्टर के बारे में। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो एप्लीकेशंस यूज होने लगी तो हम लोग उसको कह देते थे द इंटरनेशनल। ये सारे नाम हैं स्टैंडर्ड्स के। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशंस। फिर आपका पांचवा नाम था IEEE स्टैंडर्ड्स। जैसे हम लोग जब ICs की बात करते हैं तो वो डिफरेंट नाम से थी, वैसे इसमें भी कुछ चेंज था। 5192 992, इसमें हम लोगों ने हारमोनिक्स कंट्रोल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करते थे। तो इसका नाम क्या हुआ आपका IEEE रिकमेंडेड practices and requirements for
हार्मोनिक कंट्रोल इन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम इसके बाद हमारा नाम था IEEE स्टैंडर्ड 11592-1995। इसको हम लोग क्या कहते थे, IEEE मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए यूज़ करने लगे हैं। रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस फॉर मॉनिटरिंग इलेक्ट्रिकल पावर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या किया, IEEE स्टैंडर्ड 141-1, इसका नाम हमने रखा था IEEE रिकमेंडेड। अभी तक हम लोगों ने बात नहीं की है किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। IEEE रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, फॉर इंडस्ट्रियल प्लांट्स, फॉर इंडस्ट्रियल प्लांट्स। बचा क्या है अभी आपका, मॉनिटरिंग बचा है। तो आपने इसका क्या किया था, IEEE स्टैंडर्ड 1159-1995, इसको हम लोगों ने क्या कहा, IEEE रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर मॉनिटरिंग इलेक्ट्रिकल पावर क्वालिटी। देखिए IEEE स्टैंडर्ड जो थे वो डिफरेंट टाइप के थे, 7, 8, 9, 10। अभी इसमें पावर क्वालिटी की बात नहीं हुई है, अगर उसकी बात करेंगे तो उसको लिखेंगे IEEE पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अभी इसमें आपका ड्राइव्स की बात नहीं हुई है, उसके लिए अलग हो गया। लेकिन अगर आपने इसमें कह दिया मटेरियल्स की बात कर रहे हो तो आप उसमें भी उसकी बात कर सकते हो। तो किसकी बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हो आप, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो। और अगर इसके और कुछ स्टैंडर्ड्स हैं तो उनको कहते हैं IEC स्टैंडर्ड्स, जिसका नाम था पहला डेफिनेशन एंड मेथोलॉजी, 610001X environment सिक्स वन ट्रिपल ज़ीरो टू एक्स, तीसरा लिमिट्स 610000। फिर आपका होता है लिमिट्स के बाद टेस्टिंग भी, टेस्ट होते हैं, टेस्टिंग जिसे कहते हैं, एंड मेजरमेंट
61000। फिर आपका क्या बताता है इंस्टॉलेशन एंड मिटिगेशन ये क्या हो जाएगा 5x। फिर क्या है जेनरिक इम्यूनिटी एंड emissions 61000 6s। आपने किसकी बात की? सबसे ज़्यादा क्या होता है वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड डिस्प्ले डाटा प्रेजेंट्स पावर क्वालिटी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा आप बात करते हो कि जो है डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन और आपका डिस्ट्रीब्यूशन तो तब होगा जब आपके पास उतनी रिक्वायरमेंट्स उतना जनरेशन हो रहा होगा। तो जनरेशन अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो कैसे काम होगा? तो जनरेशन हम लोगों के पास हर चीज़ की एक लिमिट होती थी, जैसे कि हम लोग कोल की बात कर रहे हैं, हम लोग हाइड्रो की बात कर रहे हैं। तो जब आप इन सब की बात करते हो तो आप हर चीज़ की लिमिटेशंस की बात करते हो। जब हर सबकी लिमिटेशंस की बात कर रहे होते हो आप, तो आपको क्या चाहिए? आपके पास सोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन उन सोर्सेज को अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपके पास एक अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे अगर अल्टरनेटिव की बात कर रहे हो तो आजकल आप लोग बात करते हो कि सोलर की बात कर रहे हो। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ अगर 100% किसी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है तो आप क्या करते हैं कि 100% तो कभी मिलेगा नहीं आपको। आप क्या करते हो कि कुछ पार्ट आपको हाइड्रो से मिल जाता है, कुछ विंड से मिलता है, मतलब सब कुछ डिपेंड किस पे है? उसकी रिक्वायरमेंट्स पे। अगर हाइड्रो प्लांट है तब तो आपको कहीं ना कहीं से उस इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी, वरना वो कंप्लीट नहीं हो रही है। तो आप कर क्या रहे हो? आप कर ये रहे हो कि उन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढ रहे होते हो। तो अल्टरनेटिव सोर्सेज इस टाइम के हिसाब से अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा किस पे काम हो रहा है? सोलर पे काम हो रहा है। अगर सोलर से हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जा रही हैं तो हमारा पूरा कंप्लीट वर्क हो जा रहा है। लेकिन अगर सोलर से भी नहीं फुलफ़िल हो पा रही तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इंस्टॉलेशन होना चाहिए। अगर इंस्टॉलेशन है तभी हमें सोलर से कुछ बेनिफिट्स होंगे। अगर इंस्टॉलेशन ही नहीं है तो हमें सोलर से कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ऐसे ही डिफरेंट हम लोगों ने क्या किया, स्टैंडर्ड्स को ब्रेकअप किया। उन ब्रेकअप के अंदर जो जो स्टडी होती है वो स्टडी की। ठीक है, उसके बाद आपने उस पर जाके काम किया। ठीक है, तो अगर आप बात करते हो तो आप ये लिख सकते हो वाइल, आप ऐसे लिख सकते हो आप ये लिख सकते हैं IEEE जो स्टैंडर्ड था 519, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1981 एंड इसको अपडेट किया गया था 1992 में। ये किसके लिए होता था? इट ऑफर्स रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस फॉर कंट्रोलिंग हार्मोनिक्स इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो IEEE स्टैंडर्ड्स। आपने कौन सा पॉइंट लिखा था? IEEE 519 के लिए आपने दूसरा पॉइंट लिखा था। देखिए 519 to 1992 was introduced in कब? 1981 में। और इसको जो अपडेट आपने किया था वो कब किया था? इसको अपडेट हुआ था जाके 1992 में। ये जो आपका होता था फॉर
कंट्रोलिंग हार्मोनिक इलेक्ट्रिकल, जितने इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते थे उनके हार्मोनिक्स को कंट्रोलिंग के लिए काम करता था। ठीक है, उसके बाद इसको अपडेट किया गया। फिर इसके बाद एक दूसरा स्टैंडर्ड रिलीज हुआ जिसे हम लोग कहते थे 1159 टू 195 6 पॉइंट जो आपने लिखा था, ये किसको कवर करता था? ये मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को करता था। तो आप ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इट ऑफर्स recommended practices for controlling हार्मोनिक्स इन, किसको कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोलिंग हार्मोनिक्स इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स। उसके बाद एक दूसरा एक्ट आ गया। दूसरा एक्ट कौन सा आ गया? दूसरा एक्ट आपका आया था IEEE 1159 से लेके 1995। ये किसको मेजर वो कंट्रोल करता था? ये कंट्रोल करता था मॉनिटरिंग पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, और ये लिमिट्स के अंदर कंट्रोल करता था कि इसकी क्या लिमिट्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है। तो आप इसको लिख सकते हैं, द IEEE has also released IEEE standards आपका कौन सा था? 1159। तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में IEEE 1159 टू 1995। ये किसको किसको कवर कर रहा था? विच कवर्स recommended methods for measuring and monitoring power quality standards। ओके, ठीक है। सबसे पहला वाला जो रूल था वो आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बोथ के लिए पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट कर रहा था, पूरा जितने भी सिस्टम्स आपके होते थे। उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक टेक्निकल कमीशन के लिए काम करना किया, जो जिसके अलग अलग डिफरेंट ईयर के हिसाब से रूल्स बनते चले गए। जब रूल्स बनते चले गए तो उन्होंने सेमीकंडक्टर मटेरियल, पावर मटेरियल, आपका यूनियन कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट एक्ट्स, इनके लिए काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद जो 1519 से 1992 तक इंट्रोड्यूस हुआ था, वो पहला एक्ट जो आया था 1981 में आया था और अपडेट हुआ था 1982 में। फिर उसके बाद हार्मोनिक्स के लिए कुछ रूल्स बने थे कि उस पर उसका वर्क होने लगा। फिर उसने क्या किया, फिर आगे हम लोगों ने क्या किया, सोर्सेज ऑफ करंट हार्मोनिक्स, कौन कौन से सोर्स थे हार्मोनिक्स के। तो अगर आप इसको देखोगे, सोर्सेस ऑफ करंट हार्मोनिक्स, क्या था? द सोर्सेस ऑफ हार्मोनिक्स current and voltages in power systems can be distributed in two
distinguished into 3 ग्रुप्स। इसको 3 ग्रुप में इसने डिवाइड कर दिया था ऑफ इक्विपमेंट्स। पहला क्या था, मैग्नेटिक कोर इक्विपमेंट्स, लाइक ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स एक्सेट्रा। दूसरा आपका हो गया कन्वेंशनल इक्विपमेंट्स, ये क्या थे, आर्क फर्नेस थे, आर्क वेल्डिंग था, आपका हाई प्रेशर था, लैंप्स थे। फिर आपका तीसरा जो पार्ट आ गया था वो इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते थे, ड्राइव्स, इन सब के लिए काम करने लगा। तो दूसरा वाला किसके लिए, आर्क फर्नेस, आर्क वेल्डर्स, हाई प्रेशर डिस्चार्ज लैंप, एक्सेट्रा। फिर आपका तीसरा पार्ट क्या था, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स, सबको कवर अप कर रहा था वो। इलेक्ट्रॉनिक एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। देखिए आप, सबसे पहले क्या हुआ था, जो पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड था उसको डिफरेंट पार्ट में बांट दिया गया, जिसे कहते थे हम लोग IEEE जो होता था बेसिकली जो काम करता था पावर से, ये आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए काम करता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम को उसने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जैसे कि पावर के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के ड्राइव के फॉर्म में, मटेरियल्स के फॉर्म में। उसके बाद उसको क्या किया गया, कंट्रोलिंग पार्ट्स के लिए काम करने लगा। उसके बाद उसने क्या किया, उसके प्रैक्टिसेस के लिए काम करने लगा। देन हार्मोनिक्स के लिए काम, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के लिए वो काम करता था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो फिर डिवाइड होता चला गया। डिवाइड कैसे होता चला गया, जैसे रूल्स बनने लगे। रूल्स कैसे बनने लगे कि एक रूल आज आया, एक रूल कल आया। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का रूल्स आया कि इस ईयर में ये आया। हर रूल अपडेट होता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। उसमें क्या होता है, जो फिर कुछ रूल्स आए, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन के बारे में बात होती थी। तो रिस्ट्रक्चरिंग एंड डीरेगुलेशन में होता क्या था, किसी पुराने पार्ट्स के ऊपर ही डिस्कशन होता था, लेकिन उसको इम्प्रूव करके होता था। यानी कि उसमें क्या होते थे, अमेंडमेंट होते थे। वो रूल्स क्या होते थे, अगर वो इम्प्रूव कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही वो रूल्स होते थे। फिर आपका क्या हुआ, आपने फ्लक्चुएशंस की जो बार बार बात करते थे, जैसे हार्मोनिक्स, जैसे ट्रांसमिशन, डिस्टॉर्शन, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड हार्मोनिक स्पेक्ट्रम्स होते थे, जिसमें बार बार क्या होता था, हल्का सा वेरिएशन होता था साइनसोइडल में। ठीक है, जो वोल्टेज और टाइम के बीच में या तो ग्राफ बन जाता था या फ्रीक्वेंसी के लिए आपका काम करता था। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, आर्क फर्नेस वगैरह पे काम किया। ये फेजेस के ऊपर काम करने लगा। ये क्या होता है, 3 फेज, सिंगल फेज, साइनसोइडल, इन सब के ऊपर वर्क होने लगा। फिर इनको और डिवाइड किया गया। इनको डिवाइड कैसे किया गया, जैसे कि कर्व्स से उसको डिफ़ाइन किया जाने लगा कि किस तरीके से काम किया जाता था। अब जैसे एक कॉमनली
पावर क्वालिटी का कर्व हुआ करता था, जिसको हम लोग बोलते थे CBEME। क्या बोलते थे? CBEME। ठीक है। तो अगर इसको भी आपको लिखना है अपने स्टैंडर्ड में, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट frequently employed displays of data to represent the power quality is the so-called CBEMA कर्व। ठीक है। अब इसी को और डिफ़ाइन करना हो तो हम लोग कैसे डिफ़ाइन करेंगे? इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि ये जैसे मॉनिटरिंग के काम आता था। मॉनिटरिंग कैसी मॉनिटरिंग करता था? ये मॉनिटरिंग करता था जैसे कंट्रोल रूम में हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं वोल्टेज वेरिएशन के लिए, करंट वेरिएशन के लिए, उस तरीके से ही काम करता था। तो अगर इसको लिखना हो तो आप लिख सकते हो द CBEME to describe the tolerance of mainframe computer equipments to the magnitude and duration of voltage variations on किसमें? वोल्टेज variations on the power system। ठीक है। अब अगर और आपको बताना हो तो आप क्या बताओगे? द मॉडर्न कंप्यूटर हैज़ ग्रेटर टॉलरेंस। ठीक है। यानी कि जो मॉडर्न कंप्यूटर से हम लोग एनालिसिस करते थे वो क्या होता था, उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी होती थी। तो टोटली ये है कि आप वोल्टेज वेरिएशन आपने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता था, फ्लक्चुएशन की भी कंडीशन पहले आती थी। उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ रूल्स बन गए। रूल्स कौन कौन से बने वो आपको बता दिया गया है। रूल्स के अकॉर्डिंग ही उनका वर्क भी होता था। जब वो वर्क कंप्लीट हो गया तो उस वर्क के अकॉर्डिंग ही उसमें लैक ऑफ एनर्जी होती थी या फिर ड्रॉप आउट होता था आपका, ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी होती थी, ड्रॉप आउट होता था। इन सब की शॉर्टेज के लिए हम लोगों ने कुछ मेंटेनेंस रूल्स बनाए। वो रूल्स भी हमेशा टाइम टू टाइम क्या होते गए, अपडेट होते चले गए। फिर उसकी मॉनिटरिंग के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई। फिर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ रूल्स बनाए जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते चले गए। जैसे अब आज के टाइम में हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव है। कौन सा? हमारे पास सोलर एनर्जी का एक अल्टरनेटिव है। पहले सोलर एनर्जी का अल्टरनेटिव इंडिया में कम था और आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा हुआ करता था। अब क्या है, अब ऐसा नहीं है। अब इंडिया में भी जो है उसको फुलफ़िल करने के लिए वर्क हो रहा है। और अगर आपको और लिखना है तो आप लिख सकते हो द मॉडर्न computers have greater
tolerance the curve have या has become a standard design target for sensitive equipment to be applied on the power system and a common format for reporting power quality वेरिएशन डाटा। अब वो जो कर्व था वो कर्व होता कैसा था, आप ऐसे समझ सकते हो CEMA के कर्व को, ये परसेंटेज वोल्टेज होता है। एक ग्राफ आपका ऐसे कुछ आता है, एक ग्राफ आपका ऐसे कुछ आता है। यहाँ पे वैल्यू होती है 0, 20, 40। आपने सपोज यहाँ पे 140 ले लिया, फिर ये 160 ले लिया। ये 106% था, 87% था। और ये क्या था, साइकिल थी, किसकी, टाइम इन साइकिल, और कितनी 60 हर्ट्ज़। ये क्या हो गया आपका, 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया। These are the standard these are the international power quality standards and regulations। यही उसके स्टैंडर्ड्स थे और रेगुलेशंस थे। ओके, थैंक यू वेरी मच।